हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सीयूईटी पाठशाला। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फिलोसफी सीयूईटी पीजी के सिलेबस क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सीयूईटी पीजी में अब ज्यादा दिन तो बचे हैं नहीं, पर हमारी फिलोसफी की क्लासेस बहुत सारी कंप्लीट हो गई है हमारे सीयूईटी पाठशाला ऐप पे। तो आज हम सोचे कि आप लोगों के साथ भी सिलेबस को शेयर किया जाए कि क्या क्या हमें बेसिकली पढ़ना है सीयूईटी पीजी फिलोसफी के अंदर में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीयूईटी फिलोसफी का जो पेपर कोड है वो HUQP16 है। ठीक है, तो जो ये हमारा पेपर कोड है ये दोनों के लिए है, चाहे वो फिलोसफी ऑफ रिलीजन के उसमें जाना चाहे या सिर्फ फिलोसफी। मतलब एमए में जब हम लोग पढ़ते तो हमें दो तरीके की फिलोसफी पढ़नी होती है ना, एक फिलोसफी ऑफ रिलीजन करके होता है, इंडियन रिलीजन एंड फिलोसफी। उसमें भी बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट रहता है कि वो उसमें जाके पढ़ाई करे ताकि वो स्पेसिफिक रिलीजियस चीजों के बारे में या पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ रिलीजन के बारे में पढ़ सके। और जो सीयूईटी फिलोसफी होता है जो कि सॉरी मेजरली सारे सब्जेक्ट के होते हैं, जिसमें लॉजिक होते हैं और बहुत सारे उसके ब्रांचेस होते हैं, वो फिलोसफी के लिए भी इस बार एनटीए ने सेम सिलेबस और सेम पेपर कोड ही दिया है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या है सीयूईटी पीजी फिलोसफी का सिलेबस। देखो, जैसा कि इसमें लिखा ही हुआ है कि 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। ठीक, एक पूरा क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहेंगे, गलत होने पे -1 हो जाएगा और सही होने पे 4 के 4 मिल जाएंगे। ठीक है, इतना तो सभी को पता है। बट जब अगर हम लोग कोई भी क्वेश्चन अटेंड नहीं करेंगे, अगर समझ लो कि हमें 75 क्वेश्चन में से हमें बस 70 क्वेश्चन अटेंड करना, 5 क्वेश्चन हम लोग छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हमें नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग छोड़ेंगे उसको, क्योंकि हमारा नेगेटिव मार्किंग है। तो हम लोग अपने आप को एक जगह पे स्टेबल कर लेंगे ना कि हाँ यहाँ तक ही हमें सोचना है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग में हम लोग सारी चीजें नहीं ना साथ में लेके चलते हैं। तो अगर हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन छोड़ देंगे तो हमारा एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसका मतलब हमें 0 ही मिलेगा। ये नहीं कि 4 में अगर 4 आउट ऑफ 0, 4 आउट ऑफ -1 नहीं होगा वहां पे। ठीक, तो ये बात एकदम क्लियर रखिए आप लोग अपने दिमाग में। बाकी हमें पता ही है कि 90 मिनट्स मिलेंगे हमें पेपर देने के लिए। पहले 105 मिनट मिला करते थे, बट अब टाइम ड्यूरेशन एनटीए वाले ने थोड़ा कम कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा पेपर दोनों बिलिंगुअल में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो फिलोसफी वाले कोई भी बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि फिलोसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना हिंदी मायने रखता है उतना ही इंग्लिश भी मायने रखता है। बहुत टाइम हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें हिंदी की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आती तो हम लोग इंग्लिश देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आती है तो हम लोग हिंदी देख लेते हैं। तो ऐसा करते करते हम लोग कोरिलेट करके चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। इसलिए जो हमारा पेपर रहेगा वो बिलिंगुअल रहेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। अब देखो, सबसे पहला जो सेक्शन हमारा आता है, बेसिकली हमारा फिलोसफी का जो भी वो है वो 5 सेक्शंस में डिवाइड है। हमारी पूरी फिलोसफी का सिलेबस 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग मार्क्स भी डिवाइड कर लेंगे कि 75 मार्क्स का पूरा वो है, ये 5 पार्ट्स में या 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, उसी हिसाब से हम लोग अपने मार्क्स भी डिवाइड कर लेते हैं। वैसे ये कोई मतलब इसका कोई मेजरमेंट तो नहीं होता एग्जैक्ट कि किस यूनिट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट हाँ हम लोग मोटे मोटा एक अंदाजा लगा लेते हैं कि किस किस यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछे जा रहे हैं जब हम लोग पीवाईक्यू या मॉक टेस्ट या एमसीक्यू जैसे हम लोग सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, देखो पहला जो हमारा सेक्शन है वो मेटाफिजिक्स का है। अब एक बात हमें अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखनी है, हमारे पूरे सिलेबस में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि आपको इंडियन फिलोसफी का ये पढ़ना है, आपको वेस्टर्न फिलोसफी का ये पढ़ना है, जो कि हम लोग हमेशा से पढ़ते आए। हमारे पूरे सिलेबस में इंडियन फिलोसफी वेस्टर्न फिलोसफी वर्ड ही कहीं नहीं यूज की गई है, और हमें क्या यूज कर दिया गया है, मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी जैसे वर्ड्स। ठीक है, तो जब हम लोग मेटाफिजिक्स की बात करेंगे या एपिस्टेमोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें मेंशन सारी चीजें, सारे पॉइंट्स हमें दोनों फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़नी पड़ेगी और हमें वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको उन चीजों को पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो जैसे कि मेटाफिजिक्स का पहला टॉपिक आ गया हमारा प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब जब प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड आया है तो हम लोग वेस्टर्न फिलोसफी के जो ऑन्टोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजिकल ये सारे प्रूफ है उसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके साथ साथ जो न्याय, विशेषिका और ये सारे लोग भी जो प्रूफ देते हैं, चाहे वेदास में जो भी मतलब प्रूफ मिले शब्द के फॉर्म में या वैदिक स्क्रिप्चर्स के फॉर्म में, वो भी तो गॉड के एग्जिस्टेंस को बताते हैं। तो हमें
ये मतलब इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको अपने दिमाग में फिटअप करनी पड़ेंगी। ये जो दोनों हमारे ये दिए हुए हैं, चाहे एथिक्स भी हो गया, ये हमारा नेक्स्ट वाला सेक्शन, उसमें भी हम लोगों को दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही फिलोसॉफिकल स्टेट से हमें पढ़ना पड़ेगा, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे सिलेबस का कोई मतलब, भले ही बोल दिया गया कि हमारा सिलेबस 5 सेक्शंस में डिवाइडेड, पर इसका कोई पैमाना नहीं है अगर हम लोग नापने चला जाए तो। या जब हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर भी देखते हैं ना, पीवाईक्यूज पहले वाले 2024 वाले, 23 वाले, 22 वाले, तो देख के हमें समझ में नहीं आती कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो हमें अपने आप को एक जगह लिमिटेड नहीं करना है सिलेबस को लेके। हमारे दिमाग में ये बहुत सारी चीजें चलेंगी। अभी बच्चे क्या करेंगे पता है, लास्ट का मंथ चल रहा है सिलेबस मतलब सीयूईटी एग्जाम होने में, तो बच्चे क्या करना शुरू करेंगे, एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। नहीं भाई, हमको ये नहीं आता है, हमको गेटियर प्रॉब्लम नहीं आता, हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक। पर हमें ये बातें बहुत ध्यान में रखनी होगी, बहुत ध्यान में रखनी होगी कि हमारा सेमेस्टर एग्जाम नहीं है। सेमेस्टर एग्जाम में हमें चॉइसेस मिला करते थे कि आप इतने क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन अटेंड करिए। पहले भी हमें चॉइसेस मिला करते थे कि आप 100 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन अटेंड करिए। तब तो हमारे पास एक चॉइस हुआ करता था कि हाँ चलो, हमें ये सेक्शन नहीं आया तो हम उसको छोड़ देना, आपको वो सेक्शन नहीं आ रहा तो हम उसको छोड़ देना। पर यहाँ पे वो सारी चीजें नहीं है। यहाँ पे हमें 75 में से 75 करने ही करने हैं, और जो करने भी है वो भी हमें ये नहीं पता है कि कौन से स्पेसिफिक स्ट्रीम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमारे जो मतलब मार्क्स डिवाइडेड किए गए हैं वो ऐसे ही मतलब अपने हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। हमारे लिए कोई एक स्टेबल क्राइटेरिया नहीं, कोई एक स्टेबल रेशियो नहीं दिया कि लॉजिक से इतने पूछ दे, एपिस्टेमोलॉजी से इतने पूछ दे, ठीक है। तो हम लोग सारे मतलब सारे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाएगा अपना सिलेबस, जो कि इवन हमारे ऐप पे पढ़ाया भी गया है। हमारे ऐप पे इंडियन फिलोसफी पूरा एकदम मतलब स्टार्टिंग से ही पूरा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। वेस्टर्न फिलोसफी, प्री सोक्रेटिक, सोक्रेटिक्स, पूरा एक मतलब टाइम लाइन के फॉर्म में ही हम लोग पढ़ाते हैं। ये नहीं कि जो सिलेबस में मेंशन बस वहीं तक रिजिड रहना, तो उसके आगे भी हमें पढ़ना है। ये नहीं है कि हम लोग जितने हमें बताया जा रहा है बस उतने ही पढ़ना है, पर हाँ ये बात है कि कम से कम तो इतना पढ़ना ही है, ठीक। चलो, तो अगर हम लोग प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात करें मेटाफिजिक्स के अंदर में, तो प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में मैंने बताया, ऑन्टोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजिकल, ऐसे करते करते सारे प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पढ़ लेने हैं, ठीक है। कौन से फिलोसोफर उसको मानते हैं, कौन से फिलोसोफर उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी मोटी मोटा फिलोसफी उसके पीछे क्या है, सारी चीजें हमें अपने दिमाग में रखनी है, ठीक। दूसरा हमारा सेक्शन है फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म। फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म बेसिकली हमें कांट की कांटिनियन फिलोसफी में पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो फ्री विल एंड डिटर्मिनेशन के बारे में जब भी हम लोग बात किया जाएगा तो हम लोग अपने दिमाग में ये सारी चीजें जरूर रखेंगे कि इससे रिलेटेड जो बाकी के भी चीजें हैं वो क्या हैं, ठीक। जैसे कि अगर हम लोग बोले कांट के जो 3 वर्ड्स मेंशन किए गए थे, जैसे कौन कौन से थे 3 वर्ड, इमोर्टैलिटी ऑफ सोल, ठीक है, फ्रीडम ऑफ फ्री विल, फ्रीडम ऑफ विल या फ्री विल, और फिर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो ये सारी चीजें जो कांट की फिलोसफी में, तो हम लोग जब फ्री विल वर्ड देख रहे हैं तो हम लोग उस फिलोसोफर को पकड़ के उस फिलोसोफर के साथ के बाकी भी जो सारी टर्मिनोलॉजी, बाकी जो सारी थ्योरीज उन्होंने दी थी, उसे भी हमें अपने दिमाग में रखनी ही रखनी है, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते हैं अभी सबके मन मतलब सब बच्चों को ये करने के लिए कि हम बोला जाए कि नहीं निदा आप तो डिमोटिवेट करिए बच्चों को। नहीं, डिमोटिवेशन नाम की कोई चीज यहाँ पे नहीं यूज की जा रही है। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि अभी हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम लोग कितने पानी में हैं, ठीक है। जो पढ़नी है पढ़नी है, ये नहीं कि नहीं ये बस सिलेबस में ये मेंशन है तो आप अलग से क्यों बता रहे हैं कि पढ़ना है। सिलेबस में बस रिजिड कर दिया है चीजों को, सिलेबस क्यों बनाया गया है, तब सिलेबस बनाने की जरूरत ही नहीं है, बोलेंगे ना लोग। तो नहीं, सिलेबस बनाने की जरूरत है, पर सिलेबस के बियॉन्ड हम लोग मास्टर्स करने वाले हैं। अब हम लोग बैचलर नहीं है, वैसे भी फिलोसफी छोटे बच्चों को तो पढ़ाई जाती नहीं है, 12th तक फिलोसफी पढ़ने को मिलेगी नहीं आपको। फिलोसफी क्यों बड़े बच्चों को पढ़ाई जा रही है, उसके पीछे का भी तो कोई रीजन होगा। तो इसीलिए हमें अपने आप को एक सर्कल के अंदर फिट नहीं करना है। अगर हमें अच्छे नंबर चाहिए, अगर हमें अच्छी यूनिवर्सिटीज चाहिए, तो हमें सारी चीजों को रिलेट करके लेके चलना है, एक फ्लो में, एक चेन में लेके चलना है, ठीक है। तो हमने अभी फ्री विल के बारे में बात किया, उसके बाद सेल्फ एंड नॉन सेल्फ आ गया, कॉन्शियसनेस आ गया, पर्सनैलिटी आ गई, सफिशिएंट क्वालिटी आ गई। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इस पे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, बहुत एकदम डीप जाके पढ़ना होगा। ये नहीं हम बोल सकते कि सिर्फ इतना पूछते कि सब्सटेंस एंड क्वालिटी के बारे में किसने बात किया है।
ये भी पूछेगा, इस लेवल में भी पूछेगा क्वेश्चन। बट क्वेश्चन पेपर का हमेशा एक रेशियो होता है। हम ये नहीं बोले कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे, उसका रेशियो होता है। हम ये बोले कि क्वेश्चन पेपर इजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा या डिफिकल्ट रहेगा, इसका एक रेशियो होता है। जो इजी वाले रहेंगे वो तो सारे बच्चे कर लेंगे। जैसे अगर पूछ दिया जाए कि सब्सटेंस एंड क्वालिटी किसने दिया है, तो कहीं ना कहीं अगर 4 ऑप्शन दिया है तो सब कोई ना कोई जॉर्ज बर्कले, जॉन लॉक, कुछ ऐसे दिया हुआ वर्ड रहेगा तो बच्चे उसको चूज कर लेंगे। बट अगर हम लोग बोले उसमें कि कौन किसने उसको क्रिटिसाइज किया है, किसने किसने उसके ऊपर अपनी फिलोसफी दी है, दो सब्सटेंस एंड क्वालिटी के बारे में किसने बताया है, तो जब ये सारी चीजें अंदर से आ जाएंगी वहां हम लोग फंस जाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग एक पॉइंट को पढ़े तो उसको एकदम डीप एनालिसिस करके पढ़ना है हमें। ठीक है, अब देखिए बीन एंड बिकमिंग। ठीक, अब यहाँ पे जब बीन एंड बिकमिंग और ये सारी चीजों की बात आ जाएगी तब हमारा दिमाग कहाँ पे चला जाएगा, हमारा दिमाग चला जाएगा कि कौन कौन से रियलिटी लोग मान रहे हैं। अब जब हम बोले कि मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी दोनों हमें दोनों फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, वेस्टर्न फिलोसफी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, इंडियन फिलोसफी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, तो जब भी हम लोग वेस्टर्न फिलोसफी की बात करेंगे तो हम लोग अगर अपना एक समझ लो रोप बना रहे हैं, एक रास्ता बना रहे चलने के लिए, तो उस रास्ते में जब भी हम लोग वेस्टर्न फिलोसफी की बात करेंगे तो उन लोगों का अल्टीमेट गोल सिर्फ एक ही होता है। वो क्या है? अल्टीमेट गोल उनका होता है विजडम। ठीक, अब जब हम लोग बोलेंगे लव ऑफ विजडम, जब फिलोसफी की हम लोग बात करेंगे लव ऑफ विजडम, और इस दौरान या इस रेस में उन्होंने सबसे पहले शुरुआत इसी बात से जानने के लिए की थी कि जो ये दुनिया है उसकी रियलिटी क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है दुनिया की। ठीक है, तो जब उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी के बारे में बात की तो अलग अलग फिलोसोफर्स आए, उन्होंने अलग अलग सब्सटेंस को किसे बोलते थे, ये जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना केमिस्ट्री वाले, वो वाले सब्सटेंस नहीं, सब्सटेंस वो लोग बोलते हैं ऐसी चीज जो इंडिपेंडेंट है, अनडिविजिबल है, इटर्नल है, जिसका कोई बिगिनिंग एंड नहीं पता है हमें, वही एक ऐसी रियलिटी है जो इस दुनिया का कारण है। ठीक है, तो वो लोग पूरी दुनिया का क्या कॉज है इसके बारे में बात किया करते थे। तो जब हम लोग इसकी बात किया जाएगा तो हम लोग ऐसे ही जो जो भी फिलोसोफर्स थे हमारे, सोक्रेटिक, प्री सोक्रेटिक, ग्रीक फिलोसोफर, ये सारे जो फिलोसोफर थे उन लोगों ने किस सब्सटेंस को रियलिटी माना उसके बारे में भी हम लोग बात किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऐसे ही करते करते माइंड बॉडी प्रॉब्लम। ठीक, अपीयरेंस एंड रियलिटी ब्रैडली की, माइंड बॉडी प्रॉब्लम, माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म उसका, रेने डेकार्ट का। तो ऐसे करते करते आइडियलिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंस, ये सारी चीजें हमें मेटाफिजिक्स के अंदर पढ़नी है। ठीक है, सारी चीजें हमें रिलेट करके पढ़नी है। जब भी हम लोग पढ़ना शुरू किया जाएगा ना तो ये अगर हम लोग ध्यान से अपने सिलेबस को एनालाइज किया जाए तो ये पूरा सिलेबस एक चेन में है। ठीक है, और जब हम लोग उस चेन को पकड़ा जाएगा तभी हम लोग सारी चीजों को जोड़ पाएंगे, वरना अगर कहीं कुछ छूटा तो वो फिर छूट ही जाएगा। तो हमें अपने दिमाग में ये नहीं रखना है कि नहीं हम लोग छोटे बच्चे हैं, हमसे इतना नहीं पढ़ा जाएगा, हम 75 में से 60 क्वेश्चन अटेंड करेंगे, उतना में मेरा हो जाएगा। कैसे पता उतना में हो जाएगा? नहीं पता। पेपर हार्ड आए तो ठीक है, हम हमेशा यही बात बोलते हैं, पेपर टफ आए तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जैसा पेपर वैसा कट ऑफ। इजी आया सबका नंबर अच्छा आएगा, ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखी रहनी है। ठीक है, तो ये तो बात होगी मोटी मोटा मेटाफिजिक्स के बारे में। अब हम लोग आते हैं एपिस्टेमोलॉजी के बारे में। एपिस्टेमोलॉजी वर्ड हमें अभी तक तो इंट्रोड्यूस हो ही गया है कि एपिस्टेमोलॉजी क्या है। क्यों मैंने इतने लेट में ये वीडियो बनाया सिलेबस का, मुझे तो बहुत पहले बना देना चाहिए था सिलेबस एनालिसिस का वीडियो, बट मैंने सिलेबस एनालिसिस का वीडियो लास्ट में इसलिए बनाया ताकि हमें पता रहे कि हम लोग क्या पढ़े हैं अभी तक, इतना जो हमारा टाइम बीत गया उसमें हम लोगों ने क्या किया। ठीक है, तो जब हम लोग अभी हमें जब पढ़ना सबसे पहले जब हम लोगों ने सिलेबस देखा था, ठीक है, 4-5 महीने पहले, तब क्या सीन थी हमारी, और अब जो 1 महीने बचा है तो क्या सीन है हमारे प्रिपरेशन का। तो ये हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, क्या हम लोगों ने पढ़ा ये सारी चीजें अभी तक? नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो हम लोग क्या कर रहे हैं फिर? ठीक है, तो हम लोग ये चीजें आज एनालाइज कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं बता रहे हैं कि हाँ ठीक है सबका बाबू लोग सब लोग अच्छे से रहो, सब कामली रहो, डिमोटिवेट मत हो, जितना हो गया ठीक है, सबका अच्छा ही जाएगा, ये कुछ नहीं। ये सारी बातें फालतू की हैं। अभी आपके पास टाइम है, मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल भी कि टाइम नहीं है, टाइम बहुत है हमारे पास, मोर देन इनफ टाइम है। 15 दिन का सिलेबस है ये, अगर मैं आप लोग को मोटिवेट करने के लिए कोई बात बोलूं तो।
ठीक है। पर इस 15 दिन के सिलेबस को पकड़ने के लिए एक चेन है, वही बच्चा इस पूरे सिलेबस को 15 दिन में कंप्लीट कर पाएगा जिसे वो रिलेट करना आता होगा फिलोसफी को। फिलोसफी जिसने सारी चीजों को एक चेन में लेके पढ़ा है, सबके बस की बात नहीं होती फिलोसफी। ठीक, चलो हम लोग एपिस्टेमोलॉजी पर आते हैं। एपिस्टेमोलॉजी में हमें पढ़ना है थ्योरीज ऑफ ट्रूथ। थ्योरीज ऑफ ट्रूथ में क्या क्या आ जाएगा? कोहेरेंट थ्योरी, कोरेस्पोंडेंस थ्योरी, प्रैग्मेटिक थ्योरी, ये सारी चीजें हमें थ्योरीज ऑफ ट्रूथ के अंदर पढ़नी रहेगी। ठीक, थ्योरीज ऑफ एरर में भी वही दोनों हम बात बोलेंगे। इंडियन फिलोसफी के कंटेंट में ख्यातिवाद और वेस्टर्न फिलोसफी के कंटेंट में वही जब हम लोग उसको वो करेंगे डाउट, एरर, ये सारी चीजें, ठीक है, उसमें पढ़नी रहेगी हमें। ठीक, ये यहाँ पे ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ नॉलेज जो होता है उसके हिसाब से भी एरर क्या है उसके बारे में हमें पढ़ना रहेगा। ठीक है, गेटियर प्रॉब्लम में वही कैसे गेटियर ने ट्रेडिशनल नॉलेज को मतलब ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ नॉलेज को उसने कैसे क्रिटिसाइज किया कि जस्टिफाई ट्रू बिलीव इतना ही काफी नहीं होता है किसी नॉलेज के लिए। ठीक, हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है अपने वीडियो लेक्चर्स में। जब आप लोग देखोगे उसको तब आपको पता चलेगा कि माही निदा क्या बात कर रही है। ठीक, अब देखो डेफिनेशंस ऑफ नॉलेज, अलग अलग फिलोसफर्स की क्या डेफिनेशन थी, ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या थी, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। ठीक, नॉलेज एक्वेंटेंस एंड नॉलेज डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में जो नॉलेज दिया गया है वो क्या है, या जो पॉइंटर्स में नॉलेज हमें मिल रहा है वो क्या है, उसके बारे में इसमें डिस्कस होगा। सोर्सेस ऑफ नॉलेज क्या है? अब ये हमारे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत वास्ट में इसको एक्सप्लेन किया गया है, बहुत वास्ट में इसको बताया गया है कि जो हमारा सोर्सेस ऑफ नॉलेज है या वैलिड सोर्स या इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज वो क्या है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें इसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोग वैलिड नॉलेज की बात करें तो उसको बोलते हैं हम लोग सोर्सेस ऑफ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज की बात करें तो उसको बोलते हैं प्रमाण, कि जो हमें नॉलेज मिल रही है उसका क्या सोर्स है। ठीक, तो न्याय फिलोसफी 4 प्रमाण मानेगी, कुछ मीमांसा वाले 6 मानेंगे, तो ऐसे करते करते बहुत सारे फिलोसफी 4 वाक 1 मानेगा। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में अभी तक एकदम क्लियर होनी चाहिए कि क्या सोर्स है, कैसा वो है, क्यों ऐसी चीजें है। ठीक है, स्केप्टिसिज्म, किसने सोर्सेज ऑफ नॉलेज को क्रिटिसाइज किया, ये सारी चीजें। स्केप्टिसिज्म में डेविड ह्यूम आ जाएंगे हमारे, बहुत बढ़िया से पढ़ना है हमें डेविड ह्यूम को। इमैनुअल कांट को तो रटना है हमें, बेसिकली एकदम एकदम रट जाना है क्या है कांट, क्या है कांट का पूरा फिलोसफी। ठीक है, जस्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज, फिर कोहेरेंस, फाउंडेशनलिज्म, ये सारी चीजें कि कैसे लेयर्स में नॉलेज अटेन होती है, अप एंड डाउन होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है, कैसे नॉलेज मिलती है हमें। तो जब हम लोग थ्योरी ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं, बेसिकली एपिस्टेमोलॉजी की बात करें, तो हमारा पूरा यहाँ पे दिमाग सिर्फ नॉलेज से रिलेटेड होगा कि क्या रियल नॉलेज है। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडक्शन, knowing knowledge that, knowledge how, knowing that, knowing how, कैसे भी किसी भी चीज को हम लोग कैसे जानते हैं और कैसे उसको हम लोग अटेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बोला जाए कि मुझे पता है कि तुमको साइकिल चलाने आती है। ठीक, knowing that, knowing how का मतलब मुझे कैसे पता है कि तुम्हें साइकिल चलाने आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस करके रखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें हमें ए प्राइमरी नॉलेज, अब ये प्राइमरी नॉलेज आ गया है, इमैनुअल कांट, नॉमिना फिनोमिना, क्या होगा, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, सारी चीजें एक लिंक में है। ए प्राइमरी नॉलेज की बात करेंगे हम लोग, इनेट नॉलेज, पैदा होने से पहले जो हमारे पास नॉलेज रहे, एक्सपीरियंस की जरूरत से ना पड़े, वो ए प्राइमरी नॉलेज। ठीक है, तो ए पोस्चराई फिर उसके बाद हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे करते करते क्या क्या चीजें हमारे सिलेबस में, क्या क्या चीजें हम लोग उसको ज्वाइन करेंगे उसके बारे में बात किया गया। ठीक, तो ये होगी मोटी मोटा हमारे एपिस्टेमोलॉजी की बात। अब आता है इथिक्स। इथिक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट नहीं बोला जाएगा, पर इथिक्स का सिलेबस हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे लिए प्लस पॉइंट की इजी है थोड़ा। ठीक है, इसमें बहुत डिटेल में ना क्वेश्चन पूछे गए हैं, ना बहुत डिटेल में इसकी थ्योरीज हमें पढ़नी है। ठीक है, जैसे कि बाकी हमें एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स तो हमें बहुत डिटेल में पढ़नी है, बहुत डिटेल में पढ़नी है, पर एथिक्स के लिए हम ये बात नहीं बोलेंगे कि एथिक्स में हमें ये सारी चीजें करनी है। बस हमें पता होना चाहिए यूटिलिटेरियनिज्म क्या है,
डिओन्टोलॉजी क्या है, ये सारी चीजें हमें पता नहीं कि कौन से फिलोसोफर्स इससे रिलेटेड है, उन फिलोसोफर्स के वर्क्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिलोसोफर के वर्क, ठीक, उनको किसने क्रिटिसाइज किया, ये सारी चीजें, ठीक है। उनकी अगर किसी ने, जैसे हम बोले कि जेनी वैंथम है, जेएस मिल, यूटिलिटेरियनिज्म उन्होंने दिया, तो उनको किसने क्रिटिसाइज किया, ये सारी चीजें, ठीक है। उनको क्रिटिसाइज करने के बाद लोगों ने अपनी फिलोसफी उस पर क्या दी, ठीक। तो ये सारी कांट के डिओन्टोलॉजी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्यों यूटिलिटेरियनिज्म को लोग इतना ज्यादा मानते थे, ठीक है। और बहुत सारी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज भी यूज किए गए हैं, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक। तो ऐसे कर करके भी हमारे क्वेश्चन, जब हम लोग पीवाईक्यूज अभी सॉल्व कर रहे थे ना अपने उसमें ऐप पे, तो मैंने देखा कि कितने सारे क्वेश्चन हमें ऐसे ही मिल जा रहे हैं, बस हम थोड़ा सा दिमाग लगाने पे कितने सारे आंसर्स हमें ऐसे ही मिल जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो थ्योरीज ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स भी हमें पढ़नी है एथिक्स के अंदर, थ्योरीज ऑफ मेटा एथिक्स भी पढ़नी है, अप्लाइड एथिक्स भी पढ़नी है, इंडियन एथिकल ट्रेडिशन भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें बेसिकली एथिक्स के अंदर पढ़नी है, बहुत डीपली में नहीं पढ़नी है, बट हाँ मोटी मोटा सारी बातों का नॉलेज हमारे दिमाग में होनी चाहिए, उससे रिलेटेड फिलोसोफर्स हमारे दिमाग में होना चाहिए, उनके टाइम ड्यूरेशन हमारे दिमाग में होना चाहिए, उनके वर्क्स हमारे दिमाग में होने चाहिए, तब जाके हम लोग कहीं एथिक्स कर पाया जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आ गया हमारा लॉजिक। अब लॉजिक में का सेक्शन तो हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है, इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक, ठीक। इंडक्टिव लॉजिक के अंदर बेसिकली सारे थ्योरीज हैं, जो जो भी थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे वो इंडक्टिव लॉजिक के अंदर आ जाएगी, ठीक है, थ्योरीज है। और डिडक्टिव लॉजिक के अंदर सम्स आ जाएंगे, फॉर्मूलाज आ जाएंगे, रूल्स आ जाएंगे। तो ये लर्न करना थोड़ा ट्रिकी है, ये लर्न नहीं होगा, ये प्रैक्टिस से होता है, ठीक है। ये हम लर्न कर सकते हैं, ठीक। डिडक्टिव लॉजिक के मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए, कुछ लेक्चर्स आप लोगों के लिए यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, और हमारे ऐप में तो पूरी सीरीज ही है, ठीक है। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, सिंबॉलिक लॉजिक, क्लासिकल लॉजिक, सर कौन फादर है क्लासिकल लॉजिक का, कौन फादर है सिंबॉलिक लॉजिक का, क्या डिफरेंस है दोनों लॉजिक के बीच में, ये सारी चीजें हमें दिमाग में होनी चाहिए। सेंटेंस एंड प्रीपोजिशन में क्या डिफरेंस है, आर्गुमेंट एंड प्रीपोजिशन में क्या डिफरेंस है, कितने टर्म्स यूज हुए हैं उसमें, कितने पार्ट्स हैं उसके, कितने काइंड्स हैं उसके, सारी बातें अपने दिमाग में हमें रखनी है अभी तक, ठीक। क्वांटिफिकेशन, अब यहाँ ये चीजें मेथड ऑफ लॉजिक भी जब हम बोल रहे हैं, क्वांटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वेन डायग्राम्स की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़े मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि पूरे फिलॉसफी का, अगर हम बात करें पूरे जैसे बोलते हैं ना कि सारे सब्जेक्ट का एक बाप होता है, मैंने ये वर्ड पहले भी यूज किया था, तो फिलॉसफी का बाप लॉजिक है, सिंपल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं कोई ऐसी बात आपको नहीं बताऊंगी जो आपके दिमाग में रखे, अरे क्या बोल रहे हैं निदा, क्या बोल रही है निदा, ना, लॉजिक नहीं होने वाली है सबसे, ये बात सबको पता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि लॉजिक नहीं होने वाली तो लॉजिक हम लोग छोड़ दे, छोड़ने का तो ऑप्शन ही नहीं है हमने पास। 75 क्वेश्चन कंपलसरी, आपको नंबर 1 मार्क्स नहीं कटवाने हैं अपने, तो आप 0 ले लीजिए, 4 भी नहीं मिलेगा आपको। तो लॉजिक सबके बस की बात नहीं है, पर लॉजिक बहुत इजी है, बहुत इजी है, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ लॉजिक को और मुझे पता है लॉजिक में क्या है, कितने से आपका काम होने वाला है, ठीक। मैंने जो ट्रिक्स यूज किए हैं, मैंने जो फॉर्मूलाज दिए हैं, जो रूल्स एक्सप्लेन किए हैं, मुझे लगता है कि उससे बहुत इजी हो जाएगा लॉजिक, ठीक। फिलोसफी की जब भी हम लोग सिलेबस देखते हैं, सबकी सुई लॉजिक पे आके अटक जाती है कि सब तो रट लेंगे, सब तो कर लेंगे, सारे प्रमाण याद कर लेंगे, सारे मेटाफिजिकल कैटेगरीज याद कर लेंगे, सब कुछ याद कर लेंगे, लॉजिक कैसे करेंगे, तो लॉजिक यही से करेंगे ठीक है सॉरी, लॉजिक मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं 2-3 और वीडियोस डाल दूंगी यूट्यूब पे, बट कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक। मेथड ऑफ डिडक्शन, क्वांटिफिकेशन लॉजिक, इंडियन वेस्टर्न, देखो फैलिसीज जो होती है ना, वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पूछी जाती है, ठीक है, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से मेटाफिजिक्स में जितने वेन डायग्राम में जितने फैलिसीज हमें यूज किए गए हैं, 6 फैलिसीज हैं जो हमारी वेन डायग्राम की इनवैलिडिटी को बताते कि क्यों वो इनवैलिड है हमारा वेन डायग्राम, या क्यों हमारे जो
दो प्रीमाइसेस से एक कंक्लूजन निकला है मीडिएट इन्फरेंस में, वो क्यों इनवैलिड है, कैसे इनवैलिड है, तो वो सारी चीजें पहले से ही बताती है, ठीक है। बाकी हमारा इसमें 19 रूल्स तो रहेगा ही, ठीक। रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस, रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट, ठीक है। रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस में कितने हैं, वो रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट में कितने हैं, वो उनके क्या रूल्स है, वो किसके इक्विवेलेंट है, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए लॉजिक के लिए, ठीक है। उसमें मैंने एक अलग से, इस पूरे सेक्शन पे मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी हुई है, और एक वीडियो इस पे फ्री भी है यूट्यूब पे, आप लोग चाहो तो उसको पहले जाके चेकिंग करो, और फिर इसके बाद इसके सिलेबस को देखना आप लोग, ये बहुत इजी हो जाएगा, ठीक। चलो लॉजिक हो गया। अब हम लोग आते हैं बेसिकली, देखो हाँ लॉजिक में एक चीज छूट गई थी, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, इंडक्टिव टाइप, डिडक्टिव टाइप, उस डिडक्टिव के अंदर क्या है, इंडक्टिव के अंदर कौन से 3 रूल है, डिडक्टिव के अंदर कौन से 3 रूल है, सारी चीजें सब कुछ एकदम सीक्वेंस में एक्सप्लेन आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक। हमारा लास्ट सेक्शन है सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी का, ठीक है। ये सेक्शन थोड़ा वास्ट है, पर बहुत डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे हम, ठीक। मोटी मोटा जो हमारे लिए डिफिकल्ट है वो 3 ही सेक्शन है, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स एंड लॉजिक। एथिक्स और सोशो पॉलिटिकल ये दोनों उतने हार्ड नहीं है, बस समझने की देर है। एथिक्स और सोशो पॉलिटिकल में हमें रटना नहीं है, चीजों को हमें समझ के रिटेन रखनी है, क्योंकि हमारे पास एक एडवांटेज है, आप लोगों को पता ही है। एमसीक्यू में क्या होता है, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन दिया, 4 उसके ऑप्शन दिए, हम लोग कभी भी कहीं भी वो चारों ऑप्शन में से कुछ भी चुने रहेंगे तो हम लोग टिक लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमें थ्योरी नहीं लिखनी है बैठ के 15 नंबर का, कि नहीं हमारे 7 पेज लिखने ही लिखने, क्या लिखे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। तो हमारे लिए इस चीज के लिए, एथिक्स के लिए और सोशो पॉलिटिकल के लिए इजी हो गई चीजें, ठीक है। सोशो पॉलिटिकल में थ्योरीज ऑफ जस्टिस सबकी, प्लेटो से लेके इधर एरिस्टोटल की, इनकी, ठीक है, रॉल्स की, ये सबकी। लिबर्टी एंड इक्वालिटी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, फेमिनिज्म क्या है, ग्लोबल जस्टिस क्या है, ये सारी चीजें हमें सोशो पॉलिटिकल के अंदर पढ़नी है। कौन कौन से फिलोसोफर्स इसके अंदर आते हैं और क्या क्या उनके वर्क्स हैं, ये तो एकदम अपने दिमाग में ताला बना के बांध लो आप लोग, ठीक। तो चाबी कस लो इसकी ये तो पूछेगा ही पूछेगा कि क्या इनके वर्क हैं, कहाँ से इनकी फिलोसफी आई, किससे रिलेटेड है, रिलेशन भी पूछता है कि कौन से फिलोसफी से इन्होंने, कौन से फिलोसोफर से या कौन से बुक से इन्होंने इंस्पायर होकर अपनी फिलोसफी लिखी, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी दिमाग में रखो। हाँ ये देखो, गांधी, अंबेडकर, टैगोर और अमर्त्य सेन, इन लोगों के बारे में जो तो मेंशन किए गए हैं, स्वराज हो गया, ये सत्याग्रह हो गया, इनका कास्ट वाला हो गया, नेशनलिज्म हो गया, ह्यूमनिज्म हो गया टैगोर का, ये सारी चीजें तो हमें दिमाग में रखनी ही रखनी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन है। पर टैगोर, गांधी, अंबेडकर, अमर्त्य सेन, इन लोगों की बुक्स, इन लोगों का पूरा लाइफ, बोलते ना कि चरित्र चित्रण हो गया, ये मतलब क्या लेखक का क्या है, कहाँ वो पैदा हुए, कब वो मरे, क्या क्या उनकी मतलब कौन कौन सी अचीवमेंट्स उन्हें मिली, तो ये सारी चीजें हमें अपने दिमाग में रखनी है, कम से कम इन चारों पांचों लोग के बारे में रखनी है। बाकी हमारे, अगर आप लोगों को पता होगा तो हमारे कंटेम्प्रेरी इंडियन और कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न में भी बतेड़े फिलोसफर पड़े हुए हैं, जिन्हें हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ये नहीं हम लोग सोच सकते कि हमारे सिलेबस में नहीं मेंशन है तो हम लोग नहीं पढ़ा जाएगा उनको, ठीक। तो इन फिलोसफर्स के बारे में भी हमें सारी चीजें अपने दिमाग में रखनी है। तो यही है बेसिकली मोटी मोटा हमारे, हाँ, फिलोसफी का सिलेबस। और आगे अगर हम लोग बात किया जाए कि इसके अलावा भी क्या चीजें आएंगी, तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके अलावा भी कौन कौन सी चीजें हमें अपने दिमाग में रखनी है। सो दैट्स इट। और हाँ, हमारी कोर्सेज पूरी शुरू हो गई है ऐप पे, आप लोग चाहो तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो ऐप पे आने के लिए। और बाकी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं जरूर और वीडियोस यूट्यूब पे डाल दिया करूंगी। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।